लेखांकन की अवधारणा और सिद्धांत हमने पढ़ लिए, सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लेखांकन की जो प्रमुख अवधारणा है, हम एक एक अवधारणा को डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली जो अवधारणा है, जिसे कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। कौन सी अवधारणा? पृथक अस्तित्व की अवधारणा। लिखना शुरू कर लो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे 11th हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, या सीपीडी या सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, सभी इस टॉपिक को लिखना शुरू कर दो। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब मैं अच्छे से समझाने वाला हूं, ध्यान से 2 मिनट के लिए देख लो, हाथ से कॉपी पेन रख लो। सेपरेट एंटिटी का मीनिंग है व्यवसाय और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है। यह अवधारणा कहती है व्यापार और व्यापार का स्वामी ऑनर ऑफ बिजनेस, इसी फॉर्म में आपको लिखना भी है, सेम टू सेम अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। व्यापार और व्यापार का स्वामी, यह अवधारणा कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है, पृथक पृथक है। ऑन बिजनेस एंड ऑनर ऑफ बिजनेस आर बोथ आर सेपरेट। ऑनर एंड बिजनेस दोनों क्या है? सेपरेट है, दोनों अलग अलग है, पृथक पृथक है। इसलिए व्यापार के स्वामी के द्वारा जो धन लगाया जाता है उसे पूंजी कहा जाता है। इसलिए व्यापार पालन करते समय व्यापार के स्वामी द्वारा जो धन लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं, उसे कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। उसके नाम से एक अकाउंट खोला जाता है जिसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। उसके नाम से एक अकाउंट खोला जाता है, उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट कहां से आया है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा से आया है। सेकंड, व्यापार से अपने घर के लिए, अपने लिए जो धन, जो राशि व्यापार के स्वामी द्वारा निकाली जाती है, या जो वस्तुओं का यूज, व्यापार की वस्तुओं का यूज व्यापार के स्वामी के द्वारा खुद के लिए किया जाता है, पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, उसके लिए खाता खोला जाता है जिसे आहरण खाता या ड्रॉविंग्स अकाउंट कहते हैं। आहरण खाता या ड्रॉइंग्स अकाउंट कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, पूंजी अकाउंट कौन सी अवधारणा से लिया गया है, या ड्रॉइंग्स अकाउंट किस अवधारणा से आता है? ये आता है पृथक अस्तित्व की अवधारणा से, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सी अवधारणा से आता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यह अवधारणा कहती है व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है। बिजनेस एंड ऑनर ऑफ बिजनेस बोथ आर सेपरेट पार्टीज, सो वी ओपन द अकाउंट दैट नेम कैपिटल अकाउंट। जिन वस्तुओं से व्यापार का स्वामी व्यापार शुरू करता है, उन समस्त वस्तुओं से हम व्यापार के स्वामी को व्यापार का एक लेनदार मानते हैं और उसके नाम से अकाउंट खोला जाता है, उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अगर वो व्यापार से कोई राशि लेगा, कोई रकम लेगा, या व्यापार की किसी वस्तु को यूज करता है, तो उसे हम व्यापार का देनदार मानते हैं और उसके नाम से जो अकाउंट खोलते हैं उसे ड्रॉविंग्स कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए। आया समझ में? सेपरेट एंटिटी, कोई प्रॉब्लम? पृथक अस्तित्व की अवधारणा, इसमें लिखना आपको इतना सही है, व्यापार वो व्यापार का स्वामी दोनों को पृथक पृथक माना जाता है। अतः व्यापार में व्यापार के स्वामी के द्वारा जो राशि दी जाती है व्यापार पालन करते समय, उस नाम से पूंजी खाता खोला जाता है, और जो अपने स्वयं के घर खर्च के लिए जो राशि निकाली जाती है उसे आहरण खाता कहते हैं। ये दोनों खाते पृथक अस्तित्व की अवधारणा से आते हैं। आया समझ में? अब आगे चले। मुद्रा मापन की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पेन और कॉपी से सेकंड कॉन्सेप्ट लिख दो, मनी
मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मुद्रा मापन की अवधारणा व्यापारिक लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं ही लेन देनों का लेखा किया जाता है। व्यापारिक लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में या मुद्रा तुल्य मूल्य में मनी में मेजर कर सके, माप सके। व्यापार में केवल व्यापारिक पुस्तकों में केवल उन ही लेन देनों का लेखा किया जाएगा जिसे मुद्रा में या मुद्रा तुल्य मूल्य में लिखा जा सकता है। जिन्हें मुद्रा तुल्य मूल्य में लिखा नहीं जा सकता, वो कितना ही महत्वपूर्ण लेन देन क्यों नहीं हो, उन्हें व्यापारिक पुस्तकों में जगह नहीं दी जाएगी, उनका लेखा नहीं किया जाएगा। व्यापारिक लेखा पुस्तकों में केवल उसी लेन देन का लेखा होता है जिसे मुद्रा में या मुद्रा तुल्य मूल्य में लिखा जा सकता है। जिनको मुद्रा तुल्य मूल्य में मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, नॉन मॉनेटरी एलिमेंट्स को बिजनेस बुक्स में कोई जगह नहीं मिलेगी। नॉन मॉनेटरी एलिमेंट्स को बिजनेस बुक्स में कोई जगह नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, कर्मचारी कितना ही ईमानदार क्यों नहीं हो, उसकी ऑनेस्टी को पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा। केवल उसी लेन देन का लेखा किया जाएगा जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है। आया समझ में? अगली अवधारणा पे चले, लिख लिया? जो अगली अवधारणा है उसे कहते हैं निरंतरता की अवधारणा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यह अवधारणा कहती है व्यापार स्थापित किया गया है, यह व्यापार लंबे समय तक चलेगा और लगातार चलता रहेगा। यह अवधारणा कहती है व्यापार को इसलिए स्थापित नहीं किया कि कल बंद कर दिया जाए। व्यापार जो स्थापित किया है वो लंबे समय तक चलेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा। इसे निरंतरता की अवधारणा कहते हैं। यह अवधारणा कहती है व्यापार निरंतर लगातार लंबी अवधि के लिए चलता रहेगा। मुद्रा माप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट निरंतरता की अवधारणा कहती है व्यापार निरंतर लगातार लंबी अवधि के लिए चलता रहेगा। व्यापार लगातार निरंतर लंबी अवधि के लिए चलता रहेगा। व्यापार का जीवन लंबा होगा। व्यवसाय की निरंतरता जब तक रहेगी जब तक कोई विपरीत परिस्थिति प्रकट न हो। ये लंबी अवधि के अनुबंध व्यापार में किए जाते हैं। इसी कारण से हम क्या रखते हैं, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्तियों का लेखा रखते हैं, अंश जारी करते हैं और अंशों का निर्गमन करते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं। दीर्घकालीन संस्था का ऋण की धारणा इसी पर आधारित है। आया समझ में? यह अवधारणा कहती है व्यापार निरंतर लंबी अवधि तक चलता रहेगा, इससे जब तक कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो। व्यापार लंबी अवधि तक चलता रहेगा लगातार रूप में जब तक कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न ना हो। इसी में लिखना, इसी अवधारणा के परिणाम स्वरूप हम व्यापारिक पुस्तकों में चल संपत्ति, अचल संपत्ति, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, भारी विज्ञापन आया,
heavy advertisement expenses, current assets, non-current assets, issue of debentures, issue of shares and heavy advertisement expenses, इन सबको इसी अवधारणा के अंतर्गत पुस्तकों में रखा जाता है और धीरे धीरे जो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है इन्हें बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं और इन्हें धीरे धीरे हम रिटर्न ऑफ करते हैं, इन्हें अपलिखित करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किस अवधारणा के तहत? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के तहत। आया समझ में? निरंतरता की अवधारणा, यह अवधारणा कहती है व्यापार निरंतर लगातार लंबी अवधि तक चलता रहेगा जब तक कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो। इसी अवधारणा के अंतर्गत हम व्यापारिक पुस्तकों में करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को रखते हैं। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, हम शेयर्स का निर्गमन करते हैं। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक लंबी अवधि के पीरियड के अंदर हम उन्हें क्या करते हैं? अपलिखित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें अपलिखित करने का काम करते हैं। अगर हम इस अवधारणा की पालना नहीं करें, सिंपल सा क्वेश्चन आता है हर एग्जाम के अंदर, अगर निरंतरता की अवधारणा की पालना नहीं की जाए तो क्या होगा? अगर निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता, नॉट फॉलो, पालना नहीं, निरंतरता की अवधारणा की पालना नहीं, अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की पालना नहीं की जाती है तब क्या होता है? अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की पालना नहीं की जाती है तो व्यक्तिपरकता आ जाती है, सब्जेक्टिविटी नहीं रहती। क्या आ जाती है? व्यक्तिपरकता आ जाती है। तब क्या आ जाती है? अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, निरंतरता की अवधारणा की पालना नहीं की जाती है तो व्यक्तिपरकता आ जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। सब्जेक्टिविटी कैसे आ जाती है? क्योंकि हम जो करंट एसेट्स होती है, जो चल संपत्तियां होती हैं, जो वेरिएबल एसेट्स है, इन एसेट्स को, चल संपत्तियों को हमें किस पर दिखाना पड़ेगा? चल संपत्ति को हमें बाजार मूल्य पर दिखाना पड़ता है। क्या होगा? निरंतरता की अवधारणा की पालना नहीं की जाए तब क्या होगा? निरंतरता की अवधारणा की पालना नहीं की जाती है तब चालू संपत्तियों को, जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति को बाजार मूल्य पर दिखाया जाएगा। बाजार मूल्य पर दिखाने से सीधा होगा व्यक्तिपरकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? व्यक्तिपरकता आ जाएगी। अगर निरंतरता की अवधारणा की पालना नहीं की जाती है तब चल संपत्ति को बाजार मूल्य पर दिखाया जाएगा। बाजार मूल्य पर दिखाने से क्या होगी? व्यक्तिपरकता आ जाएगी। अगर निरंतरता की अवधारणा की पालना की जाती है तो संपत्ति को दिखाया जाएगा, ऋण पत्रों का लंबे समय की अवधि के लिए निर्गमन किया जाता है, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए जाते हैं, प्रारंभिक व्यय किए जाते हैं। कौन से? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय किए जाते हैं और इन व्ययों का हम एक लंबी अवधि के अंदर रिटर्न ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाकर। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? अगला आता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हो गया ये? अगला आता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा। अगला कॉन्सेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा, यह अवधारणा कहती है प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष, दोनों पक्षों में लेखा, दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। यह अवधारणा कहती है प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष, दोनों पक्षों में लेखा और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। तो यह अवधारणा क्या कहती है? प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष, टू पार्टीज, और दोनों पक्षों में लेखा।
recording in of transaction in both parties. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन बोथ पार्टीज, दोनों पक्षों में लेखा और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। सेम इफेक्ट ऑन बोथ पार्टीज। आया समझ में? लेखांकन के अंदर द्विपक्षीय अवधारणा ये कहती है प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है, दोनों पक्षों पर समान प्रभाव पड़ता है। यह अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है। एक लेखा किसी भी व्यवहार का लेखा करने पर दो खाते प्रभावित होंगे। एग्जाम्पल बता देता हूं, राम को माल बेचा, राम को माल बेचा 2000 रुपए का, गुड्स सोल्ड टू राम ₹2000। एंट्री होगी सेल्स अकाउंट दिया टू राम, कुछ नहीं लिखा, हमने माना उधार बेचा तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट दिया टू राम अकाउंट 2000। तो प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष हो गए, एक हो गया सेल्स, दूसरा हो गया राम। दोनों पक्षों में लेखा, सेल्स में सेल्स का अकाउंट खोलेंगे और सेल्स के अकाउंट में आप लिख दोगे टू राम 2000, और राम का अकाउंट खोलोगे, राम के अकाउंट में लिख दोगे बाई सेल्स 2000। तो प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष, दोनों पक्षों में लेखा और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। यहाँ पे भी 2000 है, यहाँ पे भी 2000 है। आया समझ में? यह है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित अवधारणा, जिसे कहते हैं द्विपक्षीय अवधारणा। कोई प्रॉब्लम? अगला चले, द्विपक्षीय अवधारणा पूरा का पूरा समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। अगली अवधारणा है लागत अवधारणा, जिसे कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लागत अवधारणा जिसे कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सिंपल सा है। यहां पे लिख दो लागत, यहां पे लिख दो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लागत अवधारणा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? कॉस्ट का मीनिंग सिंपल सा इतना होता है, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने पर जो हमारा खर्चा होता है उसे लागत कहते हैं। किसी भी वस्तु को खरीदने पर जो हमारा खर्चा होता है उसे लागत कहते हैं। और ये अवधारणा, लागत अवधारणा कहती है कि चिट्ठे में संपत्तियां कौन सी? चल और अचल। चिट्ठे में चल और अचल संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर दर्शाया जाए, उनकी कॉस्ट प्राइस पर दर्शाया जाए, क्योंकि उनका बाजार मूल्य कितना होगा, बाजार मूल्य बदलता रहता है, उनका बाजार मूल्य कितना होगा ये हमें पता नहीं होता। इसलिए अगर हम बाजार मूल्य पर दिखाए तो व्यक्तिपरकता आ जाती है, सब्जेक्टिविटी हो जाती है, पक्षपात की संभावना आ जाती है। इसलिए कहा जाता है, यह अवधारणा कहती है चिट्ठे में संपत्ति और दायित्वों को लागत मूल्य पर दर्शाया जाए। कौन से मूल्य पर? लागत मूल्य पर दर्शाया जाए। अगर इस अवधारणा को हम फॉलो नहीं करें, नॉट फॉलो, इस अवधारणा की पालना नहीं की जाती है, तब उस दशा में क्या होगा? इस अवधारणा की अगर पालना नहीं की जाती है तो हम लागत के जगह किससे दर्शाएंगे? मार्केट प्राइस पे एसेट्स और एसेट्स को दर्शाएंगे।
मार्केट प्राइस पर, चिट्ठे में संपत्ति को किस पे दर्शाएंगे, मार्केट प्राइस पर दर्शाएंगे। मार्केट प्राइस पर दर्शाने से क्या होगा, व्यक्तिपरकता आएगी, सब्जेक्टिविटी आएगी। क्या आएगी, व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी। आया समझ में लागत अवधारणा। लागत अवधारणा कहती है कि विभिन्न संपत्तियों को लेखांकन में सबसे बड़ा ये प्रश्न उठता है कि इसे किस मूल्य पर दर्शाता है, लागत मूल्य पर दर्शाता है या बाजार मूल्य पर दर्शाता है। तब इसका उत्तर देते हुए ये कहते हैं, लेखांकन विशेषज्ञों ने माना कि चल और अचल संपत्तियों को लागत मूल्य पर दर्शाया जाए, क्योंकि बाजार मूल्य कितना होगा उसके बारे में हमें पता नहीं होता। बाजार मूल्य कितना होगा उसके बारे में पता नहीं होता। अगर बाजार मूल्य पर दर्शाएंगे तो उससे व्यक्तिपरकता आ जाएगी। तो व्यक्तिपरकता के दोष को हटाने के लिए चिट्ठे में जो संपत्तियां दी गई है उन्हें उनके ऐतिहासिक मूल्य पर, उन्हें उनके लागत मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए। अब दूसरी बात बताता हूं, जो स्थायी संपत्ति होती है जिन पर हाथ लगता है उन्हें अपलिखित मूल्य, रिटर्न डाउन वैल्यू पर दिखाया जाना चाहिए। कौन से मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाया जाना चाहिए, अन्यथा ऐतिहासिक लागत पे, और जिनका ऊपर हाथ लगता है उन्हें रिटर्न डाउन वैल्यू अर्थात अपलिखित मूल्य पर दर्शाना चाहिए। अगर इनको इस मूल्य पर नहीं दर्शाए, मार्केट प्राइस पर दर्शाए, तो व्यक्तिपरकता का दोष आ जाएगा, सब्जेक्टिविटी का दोष आ जाएगा। कौन सा दोष आ जाएगा, सब्जेक्टिविटी का दोष आ जाएगा। ये दोष आपके पीछे भी आया था। कोई प्रॉब्लम, लागत अवधारणा। जो नेक्स्ट अवधारणा आपके हैं, लागत अवधारणा हमने पढ़ ली। लागत अवधारणा के बाद आता वसूली और आगम अवधारणा। वसूली आगम अवधारणा, अगली जो अवधारणा आपके पास वसूली और आगम अवधारणा। आपकी जो नेक्स्ट अवधारणा है उसे कहते हैं वसूली और आगम अवधारणा। जो नेक्स्ट अवधारणा है उसे क्या बोला गया, वसूली और आगम अवधारणा। अवधारणा आय को मापने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस अवधारणा में क्या है, आय को मापने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह अवधारणा हमसे क्या कहती है, वसूली आगम अवधारणा यह आय को मापने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लेख करती है। और यह अवधारणा हमसे कहती है कि व्यवहार को आय आदेश की प्राप्ति के समय, माल की सपुर्दगी के समय या भुगतान के समय किस समय माना जाए। यह सिद्धांत कहता है आय उस समय उपार्जित हुई मानी जाती है जिस स्थिति को वह वसूल कर ली जाती है। यह सिद्धांत कहता है आय उस समय उपार्जित हुई मानी जाती है जिस स्थिति को देखो, यह अवधारणा कहती है आय की प्राप्ति किस समय मानी जाए, जिस समय आय प्राप्त हुई है, जिस समय आपने व्यवहार कर लिया है, किस समय आय की प्राप्ति मानी जाए। तो यह अवधारणा कहती है आय की प्राप्ति उस समय मानी जाए जब आपको आय प्राप्त हो जाए। आय की प्राप्ति उस समय मानी जाए, रिसिप्ट ऑफ इनकम उस समय मानी जाए जब आय प्राप्त हो जाए, इनकम रिसिप्ट हो जाए। यह अवधारणा कहती है आय की प्राप्ति किस समय मानी जाए, आय की प्राप्ति उस समय मानी जाए जिस स्थिति को वो वसूल हो जाए, जिस स्थिति को वो प्राप्त हो जाए। वसूल करने का अर्थ है मूल्य की वसूली से न होकर वस्तु से संबंधित, वसूल करने का अर्थ है मूल्य की वसूली से न होकर वस्तु से संबंधित सपुर्दगी या स्वामित्व के हस्तांतरण से, अर्थात जिस स्थिति को वसूली की तिथि माने जाता है, जिस स्थिति को सेवा के प्रतिफल के बदले में ग्राहक को दे दी जाती है। आया समझ में, आय वसूली अवधारणा के अंदर आय की प्राप्ति किस स्थिति को मानी जाए, जिस स्थिति को आय प्राप्त हो जाए। आय प्राप्त होने का अर्थ होता है स्वामित्व, स्वामित्व का हस्तांतरण। जिस स्थिति को आप स्वामित्व का हस्तांतरण कर देते हो उस स्थिति को आय की वसूली मानी जाएगी, चाहे वो रोकड़ में प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो। संबंधित पक्षकार को, ग्राहक को जिस दिन आप स्वामित्व हस्तांतरण करते हो उस स्थिति को आय की वसूली प्राप्त
मानी जाएगी। ग्राहक द्वारा मूल्य तुरंत दिया जाना आवश्यक नहीं है, ग्राहक बाद में भी दे सकता है। एग्जाम्पल लिखो। प्रहलाद 20,000 रुपए का एक क्रय आदेश अगस्त माह में मिलता है और अगस्त में मिलता है, फरवरी माह में माल बनकर तैयार होता है। 15 मार्च के दिन प्रहलाद आदेश की राशि प्राप्त हो गई और 15 मार्च को वसूली की तिथि माना जाएगा, क्योंकि उसी दिन उसने माल भी भेज दिया था। आया समझ में? सीधी सी बात है। वसूली आगम अवधारणा आय प्राप्त कब माना जाएगा? आय प्राप्त उस समय माना जाएगा जिस दिन आय को प्राप्त हो जाता है। आय प्राप्त होने का अर्थ है जिस दिन आपने वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण कर लिया था। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, प्रहलाद नाम का एक आदमी है। कौन है? प्रहलाद आदमी है जिसको आपने आदेश दिया था फरवरी माह में, नहीं अगस्त में दिया था। अगस्त 2017 में आप आदेश देते हो माल का और ये फरवरी माह में माल तैयार करता है। फरवरी 2018 में अपना माल तैयार कर देता है और 15 मार्च के दिन माल ट्रांसफर कर देता है आगे वाली पार्टी के पास। 15 मार्च के दिन ये माल भेज देता है आगे वाली पार्टी के पास। 15 मार्च के दिन भेज देता है और 15 मार्च के दिन इसको पैसा भी मिल जाता है। तो आय प्राप्ति की तिथि कब मानी जाएगी? जिस दिन आदेश आया था या जिस दिन स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ था? स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ था वो आय प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी 15 मार्च 2018। प्रहलाद प्रहलाद एक कपड़े का व्यापारी है, उसके पास अगस्त 2017 को राम द्वारा आदेश दिया जाता है 5,000 मीटर कपड़े को बनाने का। फरवरी 2018 तक प्रहलाद माल तैयार कर लेता है। 15 मार्च 2018 के दिन माल की सपुर्दगी माल दे देता है किसको? राम को। और राम को जिस तिथि को उसने माल दिया उसी तिथि को राम इसको पेमेंट कर देता है। राम क्या कर देता है? पेमेंट कर देता है। जिस दिन स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ उस तिथि को प्राप्ति की तिथि कहा जाता है। ठीक है, वसूली आगम अवधारणा आगे समझ में। अगली चले आय व्यय मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगली है आय व्यय मिलान की अवधारणा। आय व्यय मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आय व्यय मिलान, अगला जो कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। आय व्यय मिलान की अवधारणा, यह अवधारणा कहती है एक तिथि को जितनी आय हुई है और जिससे जो व्यय हुआ है उनका परस्पर मिलान करना आय व्यय मिलान कहलाता है। इस अवधारणा के अंदर चालू वर्ष में किए गए व्ययों का चालू वर्ष की आगम से मिलान किया जाना चाहिए ताकि उस वर्ष से संबंधित लाभ और हानि की जानकारी हमें मिल सके। आय व्यय मिलान की अवधारणा, यह अवधारणा कहती है चालू वर्ष के आय का चालू वर्ष के व्यय से, मतलब करंट ईयर की इनकम से का, कौन से इनकम का? करंट ईयर की इनकम का करंट ईयर के एक्सपेंसेस से मिलान करना, मैच करना आय व्यय मिलान की अवधारणा कहलाती है। आय व्यय मिलान की अवधारणा चालू वर्ष के आय का चालू वर्ष के व्यय से मिलान करना ताकि एक अवधि के होने वाले लाभ और हानि की जानकारी हमें प्राप्त हो सके। इस अवधारणा को हम कहते हैं आय व्यय मिलान की अवधारणा। एक अवधि के आय को दूसरी अवधि के व्यय, उसी अवधि के व्यय से मिलान करना आय व्यय की अवधारणा कहलाता है। इस अवधारणा के तहत हम चालू वर्ष के आय और चालू वर्ष के व्यय को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और जो चालू वर्ष के नहीं ऐसे व्यय जो चालू वर्ष के नहीं हैं
जो आगामी वर्ष के हैं उसे अनअर्न्ड चालू वर्ष में ऐसी आय जो चालू वर्ष में प्राप्त हो गई है और आगामी वर्ष से संबंधित है उसे चालू वर्ष में अनअर्न्ड इनकम के नाम से अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। ऐसी इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं और ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से नहीं है आगामी वर्ष से संबंधित है लेकिन चालू वर्ष में कर दिए गए हैं उन्हें आगामी खर्चे या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। ऐसे व्यय जो पिछले वर्ष से संबंधित थे और वर्तमान में जो ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन अभी तक किए नहीं गए हैं उन्हें आउटस्टैंडिंग कहेंगे। उन्हें कौन सा कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे जो चालू वर्ष में किए नहीं गए हैं। जिनको चालू वर्ष में करना था पर जिनको चालू वर्ष में नहीं किया उन्हें आउटस्टैंडिंग कहेंगे। जब आय लाभ हानि खाते में लिखा जाता है और उससे संबंधित व्ययों का लेखा भी आवश्यक हो जाता है, उनका भुगतान किया जा चुका है, उन्हें चुकाया जाना बाकी है। इस धारणा से लाभ हानि में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लेखा किया जाता है। चालू वर्ष में चालू वर्ष की आय और चालू वर्ष के व्यय को दिखाया जाता है और इसी बेस पे आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड आते हैं। जो चालू वर्ष से संबंधित खर्चे हैं जिनका चालू वर्ष में भुगतान किया जाना था लेकिन चालू वर्ष में भुगतान नहीं किया, जिनका भुगतान देखो चालू वर्ष और भुगतान और एक आगामी वर्ष, ऐसे व्यय अब सीधे से आ जाता है व्यय। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है जिनका चालू वर्ष में भुगतान करना था पर भुगतान नहीं किया, उन खर्चों को हम कहते हैं बकाया खर्च। बकाया खर्च, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित है, ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित है जिनको चालू वर्ष में भुगतान कर दिया गया, ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित है परंतु इनका चालू वर्ष में ही क्या कर दिया गया? भुगतान कर दिया गया, पेमेंट इन करंट ईयर, उन्हें कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, अग्रिम खर्च। ऐसी आय जो आगामी वर्ष से संबंधित है लेकिन उस चालू वर्ष में प्राप्त हो जाती है, प्राप्ति कब हो जाती है? चालू वर्ष में हो जाती है, उन्हें कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। और ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित है और चालू वर्ष में ऐसी आय जो चालू वर्ष से संबंधित है और चालू वर्ष में आपको प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी आय जो चालू वर्ष से संबंधित है और चालू वर्ष में आपको प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी आय जो चालू वर्ष से संबंधित है और चालू वर्ष में आपको प्राप्त नहीं हुई है, उसे एक्रूड इनकम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम, बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं। चालू वर्ष से संबंधित है, चालू वर्ष में प्राप्त नहीं हुई, आगामी वर्ष से संबंधित है और चालू वर्ष में प्राप्त होगी, अनअर्न्ड हो गया। चालू वर्ष से संबंधित है, चालू वर्ष में भुगतान नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग हो गए। चालू आगामी वर्ष से संबंधित है, चालू वर्ष में भुगतान कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाता है। कोई प्रॉब्लम? ये सब किससे अवधारणा से संबंधित है? मैचिंग कॉन्सेप्ट से संबंधित है। अब हम उपार्जन अवधारणा, एक्रूड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले? उपार्जन अवधारणा या एक्रूड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, लेखांकन का जो लेखा रखने के जो आधार होते हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग के मेथड्स होते हैं, वो टू बेस के ऊपर होते हैं। बेस ऑफ अकाउंटिंग मेथड, बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जो बेस होते हैं वो टू बेस के ऊपर होता है। एक तो आपका जो बेस होता है, लेखा रखने का जो आधार होता है, वो पहला होता है रोकड़ आधार, जिसे आप बोलते हो केस बेसिस। सेकंड होता है उपार्जन आधार, एक्रूल बेसिस। मैं आपको दोनों बेसिस इस कॉन्सेप्ट के साथ ही समझा देता हूं, अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। रोकड़ आधार लेन देनों को लेखा पुस्तकों में, लेन देनों को लेखा पुस्तकों में
केवल उसी आधार पर रखा जाता है जिसमें रोकड़ प्राप्त हो रहा हो या रोकड़ भुगतान हो रहा हो, उस आधार को रोकड़ आधार या केस बेसिस सिस्टम कहा जाता है। Transactions are recording in the books on the basis of case receipt and case payment of particular item is known as case basis system। यह सिस्टम कौन सा होता है? केस बेसिस या रोकड़ आधार सिस्टम होता है, जिसमें केस रिसिप्ट और केस रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतान केस पेमेंट बेस पर ही लेखी को रखा जाता है। केस बेसिस में केस रिसिप्ट और कैश पेमेंट के आधार पर ही लेखे को रखा जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। एक्रूअल बेसिस के अंदर सौदा और व्यवहार होते ही उससे पुस्तकों में लिख दिया जाता है, चाहे उसका एक्चुअल पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, एक्चुअल रिसिप्ट उसकी मिली हो कैश में या नहीं मिली हो। आया समझ में? एक्रूअल बेसिस उपार्जन अवधारणा यही कहती है लेखे को रोकड़ आधार पर ना रखकर उपार्जन आधार पर रखा जाना चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे रखा जाना चाहिए। चाहे लेन देन की प्राप्ति, चाहे ट्रांजैक्शन कैश में रिसिप्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ट्रांजैक्शन होते ही उसे बुक में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। आगे समझ में? कोई प्रॉब्लम? उपार्जन अवधारणा अगली है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लेखा अवधि अवधारणा। लेखा अवधि अवधारणा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? लेखा अवधि अवधारणा। यह अवधारणा कहती है लेखे एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किए जाने चाहिए। लेखांकन में लेखा एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाना चाहिए और यह अवधि लेखा इन अकाउंटिंग डन फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। अकाउंटिंग डन फॉर अ फिक्स्ड टर्म एंड फिक्स्ड टाइम पीरियड। एक फिक्स्ड अवधि के लिए, एक फिक्स्ड टर्म के लिए, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए लेखा किया जाना चाहिए। तो यह अवधि, ये जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड नियर बाय 12 मंथ। यह अवधि 12 महीने की होनी चाहिए। 12 मंथ की। कितने महीने की? यह अवधि 12 महीने। यह अवधारणा कहती है, फर्स्ट पॉइंट होगा, यह अवधारणा कहती है लेखा एक निश्चित समय अवधि के लिए किया जाना चाहिए। फिक्स्ड टर्म पीरियड, फिक्स्ड टाइम पीरियड या फिक्स्ड टर्म के लिए किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग डन फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। सेकंड है, यह टाइम पीरियड लगभग यह समय अवधि 12 महीने की होनी चाहिए। और वर्तमान में जो लेखा रखने के जो टाइम पीरियड है, वस्तुतः सामान्यतः लोग 2 कैलेंडर वर्ष लेखांकन रखने के जो वर्ष है, उस अवधि को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अकाउंटिंग पीरियड को 2 पार्ट्स में फॉलो किया जाता है। एट प्रेजेंट टाइम में जो दुनिया के द्वारा अकाउंटिंग पीरियड को 2 पार्ट्स में फॉलो किया जाता है। इस अकाउंटिंग पीरियड को 2 पार्ट्स में जो फॉलो किया जाता है, दोनों पार्ट्स को मैं बता देता हूं। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर 12 महीने की अवधि। कैलेंडर वर्ष, जो कैलेंडर में 12 महीने की अवधि होती है, जनवरी टू दिसंबर। इस अवधि की, इस 12 महीने की अवधि के लिए जो लेखा रखे जाते हैं, उसे कैलेंडर वर्ष में लेखा रखना कहते हैं। और सेकंड जो टर्म पीरियड है, उस टर्म पीरियड को हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, तो ये वित्तीय वर्ष चलता है अप्रैल से टू मार्च। ये 12 महीने की एक अवधि होती है। 12 महीने की अवधि के लिए लेखा रखा जाता है। यह अप्रैल से मार्च अवधि के लिए चलता है। ये अप्रैल से मार्च अवधि के लिए चलता है। ये 12 महीने की अवधि होती है लेखांकन अवधि। आगे समझ में? कोई प्रॉब्लम?
बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट चिट्ठा समीकरण अवधारणा, चिट्ठे को समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना, चिट्ठे को समीकरण, इसमें आप लिखो चिट्ठे को समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना, चिट्ठा समीकरण कहलाता है। चिट्ठे को समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना चिट्ठा समीकरण कहलाता है। Representation of balance sheet in the form of equation is known as balance sheet equation. Representation of balance sheet in the form of equation is known as balance sheet equation. Representation of balance sheet in the form of equation is known as बैलेंस शीट इक्वेशन। चिट्ठे को समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना चिट्ठा समीकरण कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। बैलेंस शीट इक्वेशन किसको बोलते हैं आगे समझ में, चिट्ठा समीकरण। अब चिट्ठा समीकरण का ये समीकरण लिख दो। कैपिटल बराबर होता है एसेट्स बराबर होता है कैपिटल माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स बराबर होता है क्या, एसेट बराबर होता है कैपिटल माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स का मीनिंग होता है संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, पूंजी प्लस दायित्व। संपत्ति बराबर होता है पूंजी प्लस दायित्व। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो सेकंड फॉर्मूला है, एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, पूंजी प्लस बाहरी दायित्व। इसको भी अपन बोलते हैं संपत्ति। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? ये थी आपके पास जो अवधारणा थी, यह अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के ऊपर आधारित ये अवधारणा है। हालांकि इसका इतना कोई महत्व नहीं है। आपको इस अवधारणा में दो ही चीजों का महत्व है। पहला है चिट्ठा समीकरण का अर्थ, चिट्ठे को समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन या चिट्ठा समीकरण अवधारणा। अब आता है संपत्ति बराबर होता है पूंजी प्लस दायित्व। इसका जो फॉर्मूला सेकंड वन, संपत्ति बराबर होता है पूंजी प्लस दायित्व, जिसका अर्थ होता है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब आप इस फॉर्मूले से खूब सारे फॉर्मूले बना सकते हो। अगर किसी ने पूछ लिया आपको कैपिटल या इक्विटी फंड किससे बोलते हैं, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज कर दो। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, एसेट्स बराबर इक्विटी लिख दो। कैपिटल की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, इक्विटी प्लस, कई कई जगह इक्विटी लिखा हुआ था, प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कई कई जगह आपके ये लिखा हुआ आता है इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड। ये क्वेश्चन आपके जूनियर अकाउंटेंट में 3 बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड बराबर क्या होगा, इक्विटी इधर आ जाएगी तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज एसेट्स में से लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब यहाँ पे अगर इक्विटी की जगह कैपिटल होता तो कैपिटल बराबर भी क्या होता, यही होता एसेट माइनस लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज होता तो लायबिलिटीज बराबर ये होता है एसेट्स माइनस कैपिटल। जितने चाहो फॉर्मूले बनाते रहो घर पे बैठे बैठे। अब हम आगे की बात
अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बाय।